बसंत पर्व है प्रकृति से जुड़ने का, उसके करीब जाने का, प्रकृति के सुर ताल और संगीत को सुनने का। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में बसंत की शोभा सराहने की दृष्टि कहाँ चली गई? बसंत के आनंद की अनुभूति के लिए प्रकृति के गोद में जाना होगा। नदी, झरने, पेड़, पहाड़, बाग बागीचों के स्पंदन को महसूस करना होगा। इसके साथ ही उसी मानवीय संवेदना को जागृत करना होगा जो सबको अपने जैसा ही मानता हो। भेदभाव, वैमनस्य सब भुला देने वाला, प्रकृति की सुरक्षा का भाव हो, नदियां स्वच्छ प्रवाहित हों, पेड़ों की कटाई न हो, आधुनिकता के साथ पारंपरिकता का भी बोध हो। तो आइए चलते हैं कुछ पीछे और समय के आईने में देखते हैं बसंत तब और अब। माखनलाल चतुर्वेदी पीठ, मुक्तिबोध पीठ तथा बुंदेली शोध पीठ के अध्यक्ष पद पर रह चुके संस्मरणकार प्रोफेसर कांति कुमार जैन परिवेश के सजीव चित्रण को मजबूती के साथ करने में माहिर हैं। यही कारण है कि वो अपने संस्मरणों के माध्यम से पाठकों को उसी दौर की अनुभूति का एहसास करवाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनका ये संस्मरण, बसंत तब और अब। विषय है बसंत तब और अब। मैं समझता हूँ कि विषय के प्रति न्याय करने के लिए मैं अपने आप को तब की चौहद्दी में बांध लूं। तब यानी जब मैं किशोर था और बैकुंठपुर में रहता था। बैकुंठपुर को हम कह सकते हैं 100 माइल्स फ्रॉम नोवेयर, कहीं नहीं से 100 किलोमीटर दूर, क्योंकि वो ठेठ आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ प्रकृति ही प्रकृति है। बसंत आया है और बसंत का अर्थ हमारे लिए हुआ करता था टेसू। टेसू आ गया है, जंगलों में टेसू फूल रहा है, इसका अर्थ है कि बसंत अब बहुत दूर नहीं है। पर बसंत का स्वागत करने के लिए हमारे पास कोई उपकरण नहीं थे। न वहाँ रंग मिलता था, न वहाँ पिचकारी मिलती थी। हम क्या करें? बसंत का तो स्वागत हमें करना ही है। जंगल में गए, साथ में 2 मित्रों को लिया, विशेष रूप से जीतू और अहिबरन को, और जाकर के टेसू की डालें काट लाए। उन डालों में फूल लदे हुए होते थे, पर इससे ही काम नहीं चलता था। होली के स्वागत के लिए हमको बहुत पहले से व्यवस्था करनी पड़ती थी। जमीन में गड्ढा खोदा जा रहा है, उसमें डूंड के टुकड़े डाले जा रहे हैं, उस पे गंज चढ़ाया जा रहा है, उसमें पानी भरा हुआ है। उस पानी में हम लोग टेसू के फूलों को डाल दिया करते थे। उबलते उबलते उसका रंग गाढ़ा हो जाता था। हम लोग एक काम और करते थे, टेसू के उस रंगीन जल में हम लोग चुटकी भर नमक डाल दिया करते थे। उस नमक से रंग और गाढ़ा और चमकदार हो जाता था। पर तो रंग की बात हुई, रंग खेलें कैसे हम? उसका एक उपाय था। झोंझ जिन्हें हम लोग कहते थे, बहुत थे वहाँ गए हैं। वहाँ से अच्छा एक रोंठ पोंठ यानी हिरस्पुष्प बांस ढूंढा है, बांस को काटा है। बांस में जो गठान होती थी, ऊपरी गठान से जरा सा नीचे और नीचे की गठान से भी जरा सा नीचे, तो वो पिचकारी की पोंगली बन गई है। पर पोंगली पर्याप्त नहीं थी, पोंगली में एक छेद भी होना चाहिए। अगर हम लोग सूजे से या कीले से छेद करते तो हो सकता था बांस चिढ़ जाता और उसकी धार में वो गति, वो वेग नहीं रह जाता जो अभिप्रेत था। हम लोग जाते लोहार के पास में, कहते मामा इस पोंगली में एक छेद कर दो। वो सुम्मी को गर्म करता और उसमें छेद करता। पर उसके लिए पानी भरने के लिए मूठ भी चाहिए। तो पोंगली के व्यास के आकार से जरा छोटा एक बांस का टुकड़ा लेते, उसमें चिंदियां लपेटते और चिंदी भरे बांस को उस पोंगली में डालते ताकि वो पानी खींच सके, रंग खींच सके। अब हमारे पास पिचकारी भी है और रंग भी है। इस रंग की विशेषता ये थी कि इसमें न त्वचा में जलन होती थी और न छुड़ाने में कोई दिक्कत होती थी। ये प्राकृतिक रंग था। दूसरी विशेषता ये थी कि इस रंग को डालने के लिए हमें किसी की अनुमति नहीं देनी पड़ती थी। जो भी सामने आया वो हमारा अपना है। वास्तव में होली जो है वो लोक का त्योहार है। जैसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, यह बसंत सबका त्योहारू। ये बसंत जो है सबका त्योहार है। सबका यानी लोक का। हाँ, एक अपवाद था। उन दोनों त्योहार के दिन भी डाकियों की छुट्टी नहीं होती थी।
पोस्टमैन जो है डाक बांटने आया हुआ है, और ये निर्देश था हमारे सयानों का भी और हमारी मर्यादा का भी कि नहीं, पोस्टमैन की वर्दी पर रंग नहीं डालना है। जब बसंत आता था तो सारी प्रकृति रंगीन हो उठती थी। सेनापति ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पलाश के फूलों के लिए आधे सुलगी रहे आधे मानो, विरही दहन काज काम क्वेला परचाए हैं। जिनने भी देखा है परसा के फूलों को, वो जानते हैं कि उसके नीचे घुंडी होती है काली और ऊपर दहकता हुआ लाल रंग होता है। जब बसंत आता है तो सतपुड़ा के और विंध्याचल के वन जो हैं, लगता है जैसे बारात में जा रहे हों, और सबके सिर पर, जितने बाराती हैं सबके सिर पर लाल पगड़ी बंधी हो। एक तो मेरे मन में ये छवि है बचपन की, बसंत की। दूसरी छवि जो है वो जबलपुर की है। जबलपुर में पंडित भवानी तिवारी मेयर हुआ करते थे, रामेश्वर गुरु थे, रामलाल श्रीवास्तव थे, परसाई जी थे। इन सब लोगों ने बसंत को, होली को लोक का पर्व बना दिया था, और एक तरह से पूरा जबलपुर फव्वारे पर एकत्र हो जाता। हाँ, एक अपवाद जरूर होता था, किसी के यहाँ यदि साल में गमी हो गई है तो उसके यहाँ जाएंगे, उससे कहेंगे कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये होली जो है वो आपस के वैमनस्य को मिटाने का त्योहार है। ये तो मेरी अपनी बात हुई, मैंने जायसी का उल्लेख किया। यह बसंत सबका त्योहारू, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका, यह लोक का त्योहार है। हिंदी में बसंत का सबसे बढ़िया उल्लेख किया है, सबसे उमंग पूर्ण उल्लेख किया है निराला जी ने। सखी बसंत आया, भरा हर्ष नव के मन, सबको सरसाया। अगर हम बोलियों की बात करें तो ईश्वरी हमारा एक ऐसा कवि है, बुंदेलखंड का फगवाड़ा ही नहीं है, ईश्वरी हमारा विद्यापति है। ऐन्द्रिकता के जो चित्र उसने खींचे हैं वैसे चित्र हिंदी में किसी और ने नहीं खींचे। जो तुम छैल छला हो जाते, परे अंगुरियन राते, मोह पोंछत गालन सो लगते, कजरा देख दिखाते। पर सच्चा कवि वो है जो परंपरा की रूढ़ को छोड़ देता है और आगे बढ़ता है। तो बसंत की जो कविताएं हिंदी में हैं वो रस की, रोमान की, रंग की, उमंग की कविताएं हैं। पर देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कैसे इस परंपरा को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। वीरों का कैसा हो बसंत, हम परतंत्र हैं, हमको आज राग और रंग नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऐसी कविता जो पराधीनता से हमको मुक्ति दिला सके। तो सुभद्रा जी कहती हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है, उदज गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, तब हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यही नहीं, वो और भी कहती हैं कि पीली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, किंतु वीर वेश में आज कंत, अब हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। एक तरह से बसंत को उन्होंने एक वीर पुरुष के रूप में देखा और बसंत की सारी समृद्धि को पराधीनता से मुक्ति के रूप में उन्होंने परिचालित किया। और अब मैं जब देखता हूँ कि बसंत का महीना है पर ओले गिर रहे हैं, पानी की झड़ी लगी हुई है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, हम कमरे में ठंड से कांप रहे हैं, तो ये कैसा बसंत है। ये लगता है यदि हम प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमसे बदला लेगी। इसलिए प्रकृति के साथ हमारा सलूक बहुत सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, हमारा व्यवहार बहुत मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो हमको रुक करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि तब के बसंत में और अब के बसंत में क्या अंतर हो गया है। जीवन जब तक
प्रकृति से मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार है तब तो जीवन चलता है। जिस दिन से आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं उस दिन से आपके जीवन पर आपदाएं आने लगती हैं और आपको कष्ट भोगना पड़ता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि बसंत जो है वो चिंतन का पर्व है, बसंत जो है प्रकृति के पास जाने का पर्व है, बसंत जो है प्रकृति को अपना बनाने का पर्व है। आज जब टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तब हमको इस विकास की भयावह परिणतियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए और हमको सोचना चाहिए कि यदि हम सांस लेने में कठिनाई का अनुभव करने लगेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। हमारे बच्चे अगर नहीं जाएंगे प्रकृति के पास तो उन्हें कौन बताएगा कि भाई केसु होता कैसा है, उन्हें कौन बताएगा कि कोयल होती कैसी है। तो आज वास्तव में हमें अपने जीवन को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को स्वच्छ करने का अवसर मिला है। अभी आपने प्रोफेसर कांति कुमार जैन द्वारा संस्मरण को सुना, बसंत तब और अब। दीजिए अनुमति, नमस्कार।